मैं डॉक्टर अंकुर शर्मा और आज हम बात करेंगे हाउ टू फिल कम्युनिकेशन गैप बिटवीन पेशेंट्स एंड डॉक्टर। किस प्रकार से रोगी के रिश्तेदार, परिचायक एवं डॉक्टर के बीच में संवाद अधिक से अधिक बढ़े, जिससे कम समय के अंदर अधिक जानकारी एकत्रित होकर किसी भी रोग की पहचान करने में कम समय लगे और जल्द से जल्द उसका उपचार हो सके। आप जब भी किसी डॉक्टर के पास जाएं तो सबसे पहले अपनी मुख्य परेशानी बताएं, उसके बाद वे सब तकलीफें बताएं जिससे आप मुख्य परेशानी से थोड़ा कम परेशान हैं। अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी है तो एक कागज पे भी लिख कर जा सकते हैं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और कितने कितने समय से हैं। जब भी कोई मुख्य परेशानी के बारे में बताता है तो चिकित्सक पूछते हैं कि आपको फला परेशानी कब से है, तो आप स्पष्ट रूप से बताएं कि भाई इतने समय से, इतने मिनट, इतने घंटे या इतने दिनों या महीनों या वर्षों से है। कई बार लोग कहते हैं कि भाई छाती में दर्द हो रहा है, वो तो काफी दिनों से है जी, कितने दिनों से है, बहुत टाइम हो गया। इस तरह के जो इररिलेवेंट शब्द होते हैं, बहुत टाइम हो गया, काफी दिनों से है, ये इससे पता नहीं चलता। स्पष्ट बताएं कितने दिन, कितने महीने, कितने वर्ष। इस तरह से अन्य परेशानियों का भी स्पष्ट विवरण दें। अगर कोई वोमिटिंग आ रही है या लूज मोशन है, वो कितने समय से, कितने दिनों महीनों से है। अगर रोगी को पहले से कोई बीमारी है तो यह जरूर अवश्य बताना चाहिए अपने चिकित्सक को, क्योंकि उस रोगी ने उस रोग के लिए कौन सी दवाइयां खाई हैं, क्या ऑपरेशन कराया है, यह बताना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि बीमारियां जो होती हैं आपस में रिश्तेदार होती हैं। कई बार कुछ अन्य बीमारियों के लिए ली जाने वाली दवाइयां अन्य बीमारियों को जन्म देती हैं। जैसे एक एग्जांपल, मान लीजिए कोई गठिया है, गठिया की दवाई खा रहा है, उसमें स्टेरॉइड्स होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का सेवन कर रहा है या अस्थमा के लिए कर रहा है, तो वही काफी लंबे समय तक अगर जब स्टेरॉइड का सेवन कर रहे हैं तो उसके अंदर डायबिटीज होने, हाइपरटेंशन होने और दूसरा कुशिंग सिंड्रोम्स वगैरह अन्य बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं, या फिर इन्फेक्शन बार बार होता रहता है। तो इस तरह से आप अपनी किसी पहले वाली बीमारी को ना छुपाएं, उसको स्पष्ट रूप से उसको बताएं कि वो कब से थी, उसके लिए आपने कौन कौन सी दवाइयों का सेवन करा। जो बीमारी जिस वर्ष में उत्पन्न हुई है उसको क्रमानुसार अपने डॉक्टर को बताएं, बल्कि एक फाइल बना के मेंटेन करके रखें। अगर किसी दवाई से एलर्जी है या उसका कोई दुष्परिणाम है, जैसे किसी को एसिडिटी हो रही है, किसी को चकत्ते हो रहे हैं, किसी को घबराहट हो जाती है कुछ मेडिसिन के बाद, उन मेडिसिन के नाम लिख के रखें और उस कागज को अपने चिकित्सक को जरूर दिखाएं कि भाई डॉक्टर साहब, हमारे को ना इस दवाई से, इस सॉल्ट से परेशानी होती है। तो ये आपके लिए फायदेमंद है। हमेशा उसको सेव करके रखें फोन के अंदर भी, तो कभी भी जाएंगे आप दिखा सकते हैं डॉक्टर को कि भाई मेरे को इसी परेशानी है, इस एलर्जी है। जब आपका चिकित्सक आपकी शारीरिक जांच करना प्रारंभ करे तो उससे पहले अपनी सारी परेशानियां बता दें, क्योंकि शारीरिक जांच जो होती है ना, उस समय जैसे कभी डॉक्टर होता है बीपी चेक कर रहे होते हैं तो कान में स्टेथोस्कोप लगा होता है, या लंग्स चेक कर रहे होते हैं उसकी साउंड सुन रहे होते हैं, तो उस समय जो है ना उनको वो जो बात आप बताते हो वो स्पष्ट रूप से नहीं सुनाई देती है। या तो शारीरिक जांच बीपी या ऑस्कल्टेट करने से पहले आप बता दें या उसके बाद बताएं, ठीक है ना। रोग को ऐसा होता है कि हमने देखा है अक्सर कि जैसे रोगी आया तो रोगी आने के साथ में उसके रिलेटिव्स आते हैं, तो कई बार देखा गया है कि रोगी बोलने में समर्थ है पर उसको बोलने नहीं देते हैं, उसको बताने नहीं देते हैं कि भाई क्या हो रहा है। वो खुद उसके रिलेटिव्स बताते हैं भाई सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है। देखिए, सिर दर्द और पेट दर्द है मरीज को है, उसको बोलने का मौका दें। उसको एग्जैक्ट पता है कि सिर में कहाँ पर पेन है, नेक में पेन है या सिर के किस पार्ट के अंदर पेन है या पेट में एब्डोमेन में पेन है, तो उसको बोलने का मौका दें। इससे क्या होता है कि जब रिलेटिव्स बताते हैं तो उससे सही जानकारी नहीं मिल पाती है, रोग की पहचान करने में देर लगती है, इसलिए रोगी को बोलने का मौका दें। चिकित्सक जब शारीरिक जांच करे तो उसका पूर्ण सहयोग करना चाहिए। बार बार रोक टोक करने से चिकित्सक का ध्यान बढ़ता है। संपूर्ण शारीरिक जांच में बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां मिलती हैं, जैसे खून की कमी केवल देखने से पता चल जाती है, पीलिया हो गया, आंखों की जांच करने से पता चल जाता है, शरीर में कहीं पर गांठें हो रही हैं, गर्दन में हो रही हैं, साइड में एक्जिला में हो रही हैं, फेफड़ों, घुटनों, पेट में पानी भरना, एसाइटिस हो गई, प्लूरल फ्लूइड हो गया, इसका अंदाजा स्टेथोस्कोप से एग्जामिन करने से हो जाता है, ठीक है ना। शारीरिक जांचों में और बहुत सारी जांचें होती हैं, जैसे रीढ़ की हड्डी को चेक कर रहे हैं, कमर को चेक कर रहे हैं तो डिस्क प्रोलैप्स का पता चल जाता है। लीवर कैंसर हो गया, जब हम एब्डोमेन को एग्जामिन करते हैं तो लीवर कैंसर का आइडिया लग जाता है, गले के कैंसर का, ब्रेस्ट कैंसर का, इत्यादि छोटी से बड़ी बीमारियों का अनुमान लग जाता है। तो इस प्रकार से दिखाना ठीक रहता है, उसमें रोका टोकी ना करें। सिर्फ नाड़ी एग्जामिनेशन, पल्स एग्जामिनेशन से हृदय के विकार, आर्टरियल फिब्रिलेशन हो गया। आर्टरियल फिब्रिलेशन का मतलब क्या होता है कि हृदय की जो संकुचन है, जो रिदम है, वो रेगुलर नहीं है, इरेगुलर हो गई, तो केवल पल्स एग्जामिनेशन से पता चल जाता है। आजकल एक सिस्टम चल गया है, पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर से पल्स का केवल नंबर पता चलता है, पल्स कितनी है, ये नहीं पता चलता कि उसका वॉल्यूम कैसा है। एओर्टिक स्टेनोसिस, एओर्टिक रिगर्जिटेशन, हाइपर हाइपोथायराइडिज्म, इन सब में वॉल्यूम का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। शरीर में पानी की कमी का भी अंदाजा इसी से लग जाता है। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वह अपने मन से ही रोग का निदान कर लेते हैं, आजकल ऐसा हो रहा है।
जैसे किसी पड़ोसी ने बता दिया, रिश्तेदार ने बता दिया, भाई आपको तो गैस एसिडिटी है, तो ऐसे करके लोग कई बार दवाइयों का सेवन करते हैं और चिकित्सक पर भी दबाव डालते हैं कि ज्यादा पूछताछ ना करें, ना ही शारीरिक जांच करें, बस दवा लिखें और वो भी उनके मन के अनुसार। उदाहरण के तौर पर गैस, एसिडिटी, कमजोरी, ये ऐसा कॉमन है, बस पूछो मत, हर पेशेंट ये बोलता है कि हमें तो गैस है या हमें तो कमजोरी है। परंतु मैं आपको बता दूं, हर गैस एसिडिटी पाचन तंत्र से संबंधित नहीं होती है। कुछ हार्ट अटैक हृदय से संबंधित होती है, तंत्रिका तंत्र से संबंधित होती है, एंडोक्राइनोलॉजी अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा होती है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया इत्यादि से संबंधित भी होती है। अतः अपने चिकित्सक को पूरी तरह से जांच पूछताछ करने दें, शारीरिक जांच करने दें, उसमें हस्तक्षेप नहीं करें, क्योंकि यह रोगी के लिए अहितकारी होता है। बहुत से लोग गैस, एसिडिटी, थकान होने पर ईसीजी नहीं कराते। कुछ महिलाओं में तो हार्ट अटैक का लक्षण केवल थकान ही होता है और इनसे कुछ लोग हृदयाघात से पीड़ित भी हो जाते हैं पर ईसीजी नहीं कराते हैं। कुछ टाइम बाद वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इस तरह से डिले होता है। आप टाइमली इन्वेस्टिगेट कराएं। आजकल एक कुप्रथा चल गई है, रोगी अपने मन से टेस्ट करवा लेता है, तो डॉक्टर के सामने रिपोर्ट रखकर कहते हैं कि बताओ जी हमें कौन सा रोग है और दवा लिख दो। ये एक गलत परंपरा है। तरीका ये है, प्रॉपर चैनल ये है कि पहले डॉक्टर पेशेंट के सिम्टम्स पूछेगा, सिम्टम्स को बताएगा डॉक्टर को, फिर उसके बाद में वो इंटेरोगेट करेंगे, कुछ और हिस्ट्री लेंगे, फिर उसके बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, शारीरिक जांच, उसके बाद में ब्लड इन्वेस्टिगेशन या कोई भी रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे। क्योंकि हर समय पर एक जैसी जांचें नहीं होती हैं। समय के अनुसार, रोग की अवस्था के अनुसार, रोगी की आयु के अनुसार जो जांचें होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं। और दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आजकल रिपोर्ट्स करा लेते हैं, रिपोर्ट्स गलत निकल सकती हैं, ये बात मानिए, परंतु मरीज के बताए हुए सिम्टम्स और शारीरिक जांचें वो हमको कभी गलत नहीं होती हैं, तो उसको एग्जामिन कराना चाहिए। दूसरी बात यह, रोगी को पता ही नहीं होता कि कौन सा टेस्ट किस रोग काल में कराना है। लोग बुखार के लिए 2 या 3 दिन के अंदर विडाल टेस्ट करा लेते हैं, जबकि विडाल टेस्ट जो होता है उसके टाइटर होते हैं, जो को वीकली राइजिंग टाइटर चेक करने होते हैं डॉक्टर्स को, तब जाके एक अनुमान लगता है कि हाँ भाई टाइफाइड है। किसी का 1/40 था, फिर 1/80 हुआ, 1/160 हुआ, फिर 1/320, इस तरह से राइजिंग टाइटर्स होते हैं, तब उसके बाद में टाइफाइड डायग्नोस होता है। पर उनको पेशेंट्स को पता ही नहीं होता, वो अपने हिसाब से ये बारीकियां नहीं पता होती। पेशेंट तो ये सोचता है विडाल पॉजिटिव आ गया, उसको टाइफाइड बुखार हो गया, परंतु ऐसा नहीं होता। कई बार फास्ट पॉजिटिव भी होता है, ठीक है ना। तो दूसरा ये होता है कि कभी भी खुद से टेस्ट करके, निदान करके, गूगल पे हो गया, गूगल पे मेडिसिन चेक करके इलाज नहीं करें। अनुभवी चिकित्सक को पता होता है कि रोग होने के कितने दिन में कौन सा टेस्ट कराना है। एक आम जनता को ये सब बारीकियां नहीं पता होती हैं, तो इसलिए अपने चिकित्सक से हमेशा संपर्क करें। जैसे फॉर एग्जांपल डेंगू बुखार है, डेंगू बुखार में किसी मरीज ने पहले या दूसरे दिन के अंदर प्लेटलेट चेक करा लिया, वो नॉर्मल आ गया। नॉर्मल आने के बाद में वो खुश हो गए, उसके घर वाले खुश हो गए कि भैया प्लेटलेट तो बिल्कुल नॉर्मल है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर चौथे, पांचवें, छठे दिन के बाद में उसको क्या होता है, घबराहट होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, पेट भरा भरा सा लग रहा है, भूख नहीं लग रही है। फिर उसके कुछ टाइम बाद ऐसे सिम्टम्स डेटोरेट होते हैं कि ब्लीडिंग भी हो जाती है कई बार पेशेंट्स को, और फिर उस समय जब चेक कराते हैं तो प्लेटलेट काउंट कम निकलते हैं। तो ये एक तरह से एकदम से इमरजेंसी वाली स्थिति पैदा होती है। आते हैं कभी भी सिम्टम्स आपके ठीक भी हो गए हैं, बुखार ठीक भी हो गया, उसके बावजूद भी आप अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें, उसको फॉलो मत छोड़े जब तक कि वो नहीं कहते कि हाँ परफेक्टली फिट होगा। अक्सर ऐसा देखा गया है कि रोगी व उसके संबंधी कुछ बीमारियां जैसे टीबी हो गया, कैंसर हो गया, घातक बीमारियां होती हैं, उनका नाम सुनते ही एकदम से कह देते हैं डॉक्टर साहब ये बीमारी तो हमारे परिवार में किसी को हुई नहीं है और ना हो सकती है, इसलिए इसकी जांच मत करो। ये जो वाक्य है बहुत घातक सिद्ध होता है। टीबी कैंसर को अंतिम मृत्युदायी अवस्था में पहुंचा देता है। उदाहरण के तौर पर मैंने एक बार एक पेशेंट को देखा था, वो बिजनौर में रहते थे, माता जी को मलेरिया बुखार वहां पर डायग्नोस किया गया था। 1 महीने तक मलेरिया बुखार का होता रहा उनका उपचार, क्योंकि खून में की जांच में मलेरिया पॉजिटिव आया था। चलो हो भी सकता है पॉजिटिव आया, वो केवल मलेरिया पे ही फोकस करते रहे, उन्होंने दूसरी तरफ सोचा ही नहीं। जब वो दिल्ली में लेकर आए मेरे पास क्लिनिक में, मैंने उनको एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करा, तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में मुझको जो एब्डोमेन था उसमें जो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक एरिया था वहां पे काफी इरेगुलर मार्जिन मिला मुझे लीवर का, और नोडुलर मिला। तो उसके बाद में ये हार्ड था लीवर का सरफेस, तो उसके बाद में मेरे को सस्पेक्ट करा मैंने कि भाई ये हो ना हो लीवर कैंसर है। फिर उसके बाद में हमने सीटी स्कैन और बायोप्सी को एडवाइस किया। उन पेशेंट्स थोड़े से कोऑपरेटिव थे, उन्होंने सीटी स्कैन बायोप्सी करवाई मेरे कहने से। सीटी स्कैन के अंदर कंफर्म हो गया कि उनको लीवर कैंसर है, पर चूंकि ऑलरेडी इतना डिले हो चुका था बिजनौर के अंदर, तो वो बीमारी को काफी ज्यादा मेटास्टेसिस हो चुका था, दूसरे बॉडी के और ऑर्गन्स में फैल चुका था, लंग्स में फैल चुका था। फिर माता जी के अंत में कैंसर से मृत्यु हो गई। अतः हमें को क्या करना है कि टाइमली डायग्नोस करना है। बहुत कम टाइम होता है कई बीमारियों के अंदर, अतः बीमारी की जांच व चिकित्सा में टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल है। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही बहुत अच्छा है कि हम ये समझ सकें कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच में कम्युनिकेशन गैप कभी भी नहीं होना चाहिए,
और ये चीज़ हमें ये भी ध्यान रखनी है कि हमको जितने भी हमारे जो पुराने लैब की रिपोर्ट्स होती हैं या एक्सरे हो गया, एमआरआई हो गया, कभी उनको डिस्कार्ड नहीं करना है। उनको सीरियल वाइज लगा के एक फाइल में रख लीजिए और हो सके तो उनकी ईसीजी वगैरह की फोटो खींचिए, क्योंकि ईसीजी की जो स्ट्रिप्स होती है, उनकी ब्लैक लाइंस होती हैं, वो इंक कुछ टाइम के बाद में मिट जाती हैं, वो दिखाई नहीं देती हैं। तो सबकी फोटो खींच के आप अपने गूगल ड्राइव पे सेव करके रखें, जब भी कभी किसी दूसरे शहर में या कहीं पर भी जाएं, किसी डॉक्टर को दिखाना हो तो दिखा सकें इजीली। धन्यवाद, आपने इतना समय दिया और मैं सोचता हूँ कि एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।